कोई भी पदार्थ का विलयन या कोई अम्ल का विलयन, जलीय विलयन या किसी क्षारक का जलीय विलयन कितना प्रबल है। प्रबल का मतलब क्या होगा कि उसकी अम्लीयता कितनी है, या कोई क्षारकीय पदार्थ का विलयन है तो उसकी क्षारकता कितनी। अब कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, आपने जांच की कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लेकिन कई एक ऐसा सूचक है जो अम्लीय विलयन है तो भी उसकी जांच कर देगा, और क्षारकीय विलयन है तो भी उसकी जांच कर देगा। ऐसा सूचक जो यह बताता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, और क्षारीय है तो कितना क्षारीय है। ऐसे सूचक को कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। तो प्रश्न आ जाए आपके, सार्वत्रिक सूचक क्या है? ऐसा सूचक जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है वह सूचक सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? न तो नीला लिटमस लेने की जरूरत है अलग से, न ही अलग से लाल लिटमस लेने की जरूरत। उस एक ही सूचक से पता चल जाएगा कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे किसी विलयन में उसको डुबोया जाता है, किसी विलयन में इसको सार्वत्रिक सूचक को डुबोएंगे, पट्टी को डुबोएंगे, सूचक की पट्टी को, तो उसका एक विशेष रंग आ जाता है, एक विशेष रंग आ जाएगा। उस विशेष रंग की सहायता से एक चार्ट किया होता है 0 से 14, और उस कलर का मिलान करते हैं। इस विलयन का जो कलर आता है सूचक का, इस कलर से मिलान करते हैं। जिस भाग में मिलान होता है और जितना संकेत लिखा हुआ है, मान लो 6 से मिल रहा है तो इसका मतलब इसका पीएच 6 से मिल रहा है तो 6, 12 से मिले, 12 से मिलान खाए, इसका कलर इसके 12 वाले पॉइंट के कलर से मिलान खाए तो उसका देंगे इसका पीएच क्या है? 12। तो ये होता है सार्वत्रिक सूचक। तो प्रश्न आ जाए सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं? ऐसा सूचक जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है, उस सूचक को सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। अब हमने बात की कि ये बताता है, अम्लीयता बताता है या क्षारीयता, लेकिन अम्लीयता कितनी है, कितनी प्रबलता है, तो क्षारक है तो क्षारक की कितनी प्रबलता है, इसको मापने के लिए एक पैमाना होता है। उस पैमाने को बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या है पीएच स्केल? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या बना? पीएच का पूरा नाम क्या बना? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या कह सकते हैं हाइड्रोजन आयनों का कुशांश। सामान्य भाषा में कहें हाइड्रोजन आयनों का कुशांश। कुशांश का मतलब होगा सामर्थ्य, शक्ति, पावर। तो ये जो स्केल दिया था सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। उसने क्या किया? एक स्केल बनाया, पैमाना बनाया, और उसमें इंगित किया 0 से 14 तक मार्क। 0 से 14, बीच में 7 रखा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ध्यान से देखेंगे कि जब अम्ल को घोला जाता है पानी में, अम्ल जितने भी अम्ल हैं उसको जल में आप विलय करोगे, अम्लों को जल में विलय करोगे, तो जल में विलय होकर के आपने देखा HCl हो या H2SO4 हो या HNO3 हो या एसिटिक अम्ल हो या कार्बोनिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल को जब आप जल में विलय करोगे तो विलय होते ही वो वियोजित हो जाएगा, और वियोजित होकर के क्या बनाएगा? हाइड्रोजन धनायन बनेगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन धनायन। ठीक है। इसी प्रकार से किसी क्षार को आप जल में विलय करोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे क्षारकीय पदार्थ को जल में विलय करोगे तो वो बनाएंगे हाइड्रोक्सिल ऋण आयन। तो यह स्केल दो भागों में बटा हुआ है, एक तरफ तो बताता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और एक तरफ बताता है हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता। कैसे? नीचे वाली तो पट्टी बता रही है हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता और ऊपर वाली पट्टी जो है ये बता रही है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अम्लीय पदार्थ क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन। तो जितना मजबूत अम्ल होगा, जितना प्रबल अम्ल होगा, उसमें हाइड्रोजन आयनों की सामर्थ्यता उतनी ज्यादा होगी। तो इधर देखो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इधर बढ़ रही है ना, इसका मतलब इधर से आ रहे हैं तो हाइड्रोजन आयनों की शक्ति बढ़ रही है, अर्थात यहाँ इधर से आएंगे तो अम्लीयता बढ़ रही है। इधर चलेंगे हाइड्रोजन आयनों की देखो ऐसे आएंगे तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता धीरे धीरे इधर बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ने का मतलब है अम्ल की प्रबलता बढ़ रही है। तो इधर तो जीरो तरफ होती है अम्लीयता की शुरुआत। यहाँ जितने भी पदार्थ होंगे सारे सारे क्या होंगे? अम्लीय होंगे। ठीक है। और इधर जैसे जैसे चलोगे आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। ये जैसी मोटाई बढ़ती जा रही है इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मोटाई ये इंगित करती है, अगर सामान्य भाषा में अपने समझाई ना बात। तो हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता कब बढ़ेगी? जब क्या होंगे? क्षारकीय पदार्थ होंगे। कौन से पदार्थ होंगे? क्षारकीय पदार्थ होंगे। तो जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होंगे अर्थात क्षारकीयता बढ़ती जा रही है। तो इधर चलेंगे तो ये कहलाएगी क्षारकता बढ़ती है। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसके बीचों बीच होता है 7 का पैमाना। इसका क्या महत्व है? इस स्थिति में 7 के पैमाने पर यदि किसी पदार्थ का पीएच 7 होता है तो क्या होता है? यदि पीएच 7 हो, पीएच 7 हो तो क्या होगा? इस भाग में दोनों की मोटाई जो होती है, जितने हाइड्रोजन धन आयन होते हैं उतने हाइड्रोक्सिल ऋण आयन होंगे। 7 हो तो उस स्थिति में हाइड्रोजन धन आयन बराबर होते हैं किसके? हाइड्रोक्सिल ऋण आयनों की। इस स्थिति में हाइड्रोजन धन आयन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन क्रिया करके क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। इस स्थिति में न तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की शक्ति रहेगी और न ही हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता की शक्ति रहेंगे। दोनों के गुण समाप्त हो जाएंगे। अर्थात इस स्थिति में जो विलयन है न तो अम्लीय होगा न ही क्षारकीय होगा। इसको कहते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। तो 7 पीएच यदि किसी पदार्थ का आता है इसका मतलब न तो वो अम्लीय है न ही वो क्षारकीय, उदासीन। 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी और 7 से अधिक होगा तो क्षारकीयता बढ़ती जाएगी। अब ये तो था पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या वास्तव में? अगर हम बात करें, प्रश्न आता है पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल के आधार पर किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारकता को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखोगे पीएच स्केल सोरेनसन द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिक का नाम क्या था? सोरेनसन। इसके अनुसार किसी पदार्थ के विलयन में, किसी भी पदार्थ के विलयन में हाइड्रोजन धन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच कहलाता है। ठीक है ना? अब क्षारक होंगे तो यहाँ पे क्या ले सकते हो? या हम ये भी ले सकते हैं, क्षारकों की परिभाषा है तब हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता। या हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन आयन कभी भी जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। वो किस अवस्था में पाया जाता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में
पाया जाता है। तो हम यहाँ H+ न लिख करके और हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी लिख दो, मोटा मोटी जब लिखने में आता है, स्वरूप आता है लिखने का, तब पीएच का सूत्र बनता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये ब्रैकेट क्या कहलाता है? ये कहता है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पढ़ेंगे इसे। प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है? इकाई आयतन में, चाहे वो 1 ml हो, चाहे 1 लीटर हो, कितना भी हो, इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या या सांद्रता। तो इसका ऋणात्मक लघुगुणक ले लिया जाए, वो मान जो कहलाता है पीएच मान कहलाता है। अब इसको समझेंगे विस्तार से। मान लो आपने लिया अशुद्ध जल। अशुद्ध जल का मतलब कंप्लीटली शुद्ध जल, जो कोई अशुद्धि नहीं है, उसमें हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये होती है 1 × 10⁻⁷। अब इसका पीएच क्या करें? सूत्र क्या है? माइनस लघुगुणक किसका? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक। ये सूत्र हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और सांद्रता को कितनी है ये? 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷, ठीक है। अब जो भी घातांक होती है वो गणितीय सूत्रों में आप पढ़ा है कि इस तरफ आगे आ जाएगी, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? +7 × log10। log10 का मान कितना होता है? 1। log10 कैसे आया? 10 को log10 हो गया ना, तो log10 का मान होता है 1। 10 का लघुगुणक कितना होता है? 1। तो 7 × 1 बराबर कितना आया? 7। यानी शुद्ध जल होता है, उसका पीएच आया 7। अर्थात शुद्ध जल प्रकृति की दृष्टि से न तो अम्लीय होगा न ही क्षारीय होगा, वो कैसा होता है? उदासीन। तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे? 7 लिखोगे, अर्थात वो प्रकृति से उदासीन होता है। यदि किसी विलयन का पीएच, यदि ध्यान देंगे, किसी विलयन का पीएच, अब आपने समझ गए होंगे कि पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। इसका मान 0 से 14 होता है। पीएच स्केल का मान कितना होता है? 0 से 14। यदि किसी पदार्थ का पीएच, यदि किसी पदार्थ का पीएच 0 से 7 के बीच में आता है, पीएच कितना है? 0 से 7 का है, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन धन आयनों की संख्या हाइड्रोक्सिल ऋण आयनों की संख्या से ज्यादा है। हाइड्रोजन धन आयनों की संख्या क्या है? हाइड्रोक्सिल ऋण आयनों की संख्या से ज्यादा है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन धन आयन अधिकता में है, तो विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय, ठीक है। यदि किसी पदार्थ का विलयन का पीएच 7 आता है, किसी भी पदार्थ का विलयन का पीएच कितना आता है? 7 आता है। इसका मतलब यहाँ पे जितने हाइड्रोजन धन आयन है उतने ही हाइड्रोक्सिल ऋण आयन है, और बराबर बराबर होने के कारण ये आपस में क्रिया करते हैं और जल बन जाता है। न तो अम्लीयता रहेगी न ही क्षारकता रहेगी, अर्थात जिस पदार्थ का जलीय विलयन का पीएच 7 हो वो पदार्थ क्या होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। अब यदि किसी पदार्थ को आपने उसका पीएच मापा और इसका पीएच 7 से अधिक, 7 से 14 तक आता है, 7 से अधिक वह कितने तक आता है? 14 के बीच में आता है, तब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी कम और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता होगी ज्यादा, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा क्षारकता का गुण भी बढ़ता जाएगा। तो 7 से 14 की ओर चलते हैं तो वो पदार्थ क्या होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है किसी पदार्थ का पीएच 7 से कम है तो उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय।
आपको कोई पूछ ले कि किसी पदार्थ के विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो उसकी प्रकृति क्या होगी। इस तरीके से पीएच के पैमाने से पता चलता है कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। अब देखो कुछ यहाँ पे आपको सूची में कुछ पदार्थों के पीएच लिखे हुए, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। जैसे जठरस, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसको क्या कहते हैं, जठरस। आमाशय के अंदर जो पाया जाता है, पेट का मतलब यहाँ आमाशय से समझेंगे, तो आमाशय के अंदर जो भोजन के पाचन के लिए जो अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं जठरस। इस जठरस का जो पीएच होता है वो होता है 1.2 यहाँ के लगभग होगा। तो वो कैसा हो गया प्रकृति में अम्लीय, प्रकृति में कैसा हो गया अम्लीय, ये हो गया अम्लीय। चलो अब देखेंगे नींबू का रस, इसका पीएच होता है 2.2, ये भी कैसा होगा प्रकृति में अम्लीय। मूंग का जो पीएच होता है हमारा ये होता है लगभग 6.5, तो इसका माध्यम भी क्या हो गया अम्लीय। शुद्ध जल का पीएच कितना हो गया 7, तो ये प्रकृति से कैसे होगा राशि, न तो ये अम्लीय होगा न ही क्षारीय। रक्त का पीएच 7.4 से 8.4, तो ये प्रकृति से कैसा होगा, रक्त हमारा कैसा होगा क्षारीय। मिल्क और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच होता है 10, तो ये क्या होगा क्षारीय। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका पीएच जो मान होता है 14, तो ये कैसा होगा प्रकृति से क्षारीय। अब इनकी तुलना में दोनों की तुलना करें, अब आप मुझे बताओ आप क्या समझो, अभी पता चलेगा आपका। इन दोनों की तुलना करेंगे 10 और 14, एक का मिल्क और मैग्नीशियम का तो पीएच है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच है 14, तो किसकी क्षारकता अधिक है बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा क्षारीय होगा कि मिल्क और मैग्नीशियम? सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा क्षारीय होगा। अब इसकी बात करता हूं, नींबू के रस का तो पीएच है 2.2 और जठरस का पीएच है 1.2। इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा है? जठरस 100% पक्का, बिल्कुल सही है आपका जवाब। कि जैसे जैसे पीएच का मान घटता जाएगा, देखो जैसे जैसे पीएच का मान घटेगा, पीएच का मान तभी घटेगा जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी अर्थात पीएच का मान घटेगा, पीएच का मान जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। ये पैमाना लेके मत बता देना कि गुरुजी इसका अम्लीय पीएच है 2.2 और इसका पीएच है 1.2, तो 2.2 ज्यादा होता है। अरे भाई अम्लीयता विपरीत होती है, अम्लीयता मतलब पीएच का मान ज्यादा है तो अम्लीयता कम है और पीएच का मान कम है तो अम्लीयता ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या कहा है पीएच होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। ये ऋणात्मक चिन्ह बता रहे हैं, माइनस चिन्ह बता रहे हैं। माइनस का मतलब अम्लीयता को विपरीत लेना है, पीएच ज्यादा है तो अम्लीयता कम और पीएच कम है तो अम्लीयता ज्यादा। ठीक है, समझ आई ना बात? तो ये ज्यादा अम्लीय है, इन दोनों की तुलना करें तो ये कम अम्लीय। इन दोनों की तुलना करेंगे तो नींबू के रस में ज्यादा अम्लीयता है और मुंह के अंदर कम है अम्लीयता है। समझ आ गई ना बात? ये आपको विश्लेषण करना आना जरूरी है। आपने देखा कि अम्लीय क्षार को जल में विलय किया जाता है तो वियोजित हो जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं। एक तरीके से बात करें, जैसे HCl को जल में विलय करोगे, हाइड्रोजन धनायन प्लस क्लोराइड आयन, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में विलय करोगे
तो हाइड्रोजन धन आयन प्लस सल्फेट ऋण आयन या मूलक। HNO3 को गर्म विलय करोगे, नाइट्रिक अम्ल को विलय करोगे तो हाइड्रोजन धन आयन और नाइट्रेट का ऋण आयन बनेगा, नाइट्रेट मूलक बनेगा। इस तरीके से आपने क्या देखा, अम्ल को जल में घोलेंगे तो क्या बनेंगे, हाइड्रोजन ध्यान देंगे। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल प्रबल है या ये अम्ल दुर्बल है। समझ आ गई ना बात। आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में विलय किया, ध्यान देंगे इधर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में विलय किया तो ये अब पूरी तरह से जितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ठोस लिया आपने, वो पूरा का पूरा इसके अंदर विलय हो जाएगा, बिना वियोजित हुआ कुछ नहीं बचेगा, वो टूट जाएगा, समस्त टूट जाएगा। जितना लिया उतना ही पूरा हाइड्रोजन धन आयन और क्लोराइड ऋण आयनों में पूरी तरीके से वियोजित हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आप विलय करोगे, ठोस सल्फ्यूरिक अम्ल को विलय करोगे तो वो भी अपने आयनों में पूरी तरीके से वियोजित हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वे अम्ल जो जल में विलय होने के बाद वियोजित हो, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। समझ आएगी ना, बिना घुला हुआ कुछ नहीं बचेगा, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, समस्त हाइड्रोजन धन आयन मुक्त हो जाते हैं। ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्लों के उदाहरण देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों ही जल में क्या होंगे, पूर्ण रूप से विलय हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, हाइड्रोजन धन आयन बनाएंगे, बिना घुला हुआ, बिना वियोजित किया हुआ, बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बचेगा, तो वो कहलाता है प्रबल अम्ल। तो प्रश्न आए, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? एक शब्द में लिखोगे, वे अम्ल जो जल में विलय करने पे पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब प्रश्न आता है, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनको यदि जल में विलय किया जाए तो वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, उनका कुछ हिस्सा बिना वियोजित हुए नीचे अवशेष के रूप में रह जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसके अंदर आप एसिटिक अम्ल मिलाओगे तो कुछ हिस्सा तो वियोजित हो जाएगा और कुछ हिस्सा बिना वियोजित हुए ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा। इसी तरह से कार्बोनिक अम्ल है, ये भी पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, तो ऐसे अम्लों को कहते हैं दुर्बल अम्ल। क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। तो प्रश्न आ जाए, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में विलय करने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। अब बात करेंगे प्रबल क्षारक की। प्रश्न आएगा तुम्हारे, प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। मान लो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ठोस को या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठोस को, इनको विलय किया पानी में, तो ये भी अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। ये तो बनेगा सोडियम धन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल ऋण आयन, ये बनेगा पोटेशियम धन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल ऋण आयन, पूरी रूप से विलय होकर के वियोजित हो जाता है। समझ आ गई ना? तो वे क्षार जो जल में विलय करने पर अपने आयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, बिना वियोजित हुए कुछ भी नहीं बचता है, ऐसे क्षारकों को प्रबल क्षारक कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब नया प्रश्न बनता है, दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? वे क्षारक, जैसे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, NH4OH ले लिया, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया,
ठीक है। इनको आप पानी में विलय करोगे तो अमोनियम धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन बनेगा। इसको आप बोलोगे तो मैग्नीशियम धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन बनेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से वियोजित नहीं होते हैं, इनकी कुछ मात्रा बिना वियोजित हुए भी रह जाती है। ऐसे क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। तो प्रश्न आया दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने अब तक प्रश्न पढ़े पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल वह पैमाना है जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। इस पैमाने का मापक्रम कितना होता है, 0 से 14 तक। यदि किसी विलयन का पीएच 7 आए तो वह प्रकृति से कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, उदासीन होगा। शुद्ध जल प्रकृति की दृष्टि से कैसा होता है, उदासीन होता है। ऐसे पदार्थ जिनका पीएच 7 से कम आ रहा है वो बताओ अम्लीय होंगे, क्षारीय होंगे, अम्लीय होंगे। और ऐसे पदार्थ जिनका विलयन का पीएच 7 से अधिक आ रहा है, ऐसे पदार्थ प्रकृति से क्या होंगे, क्षारीय होंगे। शाबाश। अब कोई आपको दो रूपों तुलना करनी है, आपको बता दे क्षारकों में दो की तुलना करेंगे तो बताओ कौन सा अधिक प्रबल क्षारक है। वो तो जिसका मान ज्यादा है उसी का प्रबलता ज्यादा होगी। लेकिन अम्लीयता में विपरीत होता है, जिसका मान कम दिखाई दे वो अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है। और उसका ऋणात्मक लघु गुणक आता है तो माइनस चिन्ह होने के कारण वो और कम आता है, नेगेटिव आता है। इसलिए जैसे जैसे पीएच घटता है तो आप कहेंगे अम्लीयता बढ़ती है। आपको पूछ ले जैसे जैसे पीएच घटेगा तो लिखोगे अम्लीयता बढ़ेगी। जैसे जैसे पीएच घटेगा तो क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, क्षारकता बढ़ेगी। ठीक है। आपको कोई पूछ सकता है कि शुद्ध जल उदासीन क्यों होता है, शुद्ध जल उदासीन क्यों होता है, नया प्रश्न आ जाए। तब आप क्या लिखोगे कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन धनायन, आर्यनीस ने बताया था ये चीज कि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो अम्ल के हाइड्रोजन धनायन और क्षार के हाइड्रोक्सिल आयन क्रिया करते हैं। ठीक है। तो वही सिद्धांत यहाँ पे आता लगता है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता दोनों की बराबर होती है। जितने शुद्ध जल में जितने हाइड्रोजन धनायन होंगे उतने क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ऋण आयन होंगे। ये तो अम्लीय गुण होता है और ये क्षारीय गुण होता है, तो दोनों बराबर होने का न तो इस विलयन का अम्लीय गुण होगा नहीं क्षारीय गुण होगा। इसलिए जिसका पीएच 7 होता है वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। या आपको कोई पूछ ले कि जिस पदार्थ के विलयन का पीएच 7 है और आपको 4 ऑप्शन देते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, एक ऑप्शन तो देते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है हाइड्रोक्सिल आयनों से, दूसरा ऑप्शन देते हैं हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता होती है अधिक हाइड्रोजन आयनों से, तीसरा ऑप्शन दे दे कि हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन धनायनों की सांद्रता बराबर होती है और कोई निश्चित नहीं है। तो इसका 7 पीएच पे सही उत्तर क्या होगा कि उसमें 3 नंबर होगा कि उस समय जितने हाइड्रोजन धनायन होंगे उतने क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल ऋण आयन होंगे। तभी तो वो आपने अम्ल और क्षार के विक्रिया में पढ़ा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपने क्या पढ़ा था, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार को, अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। लेकिन आपने अब अम्ल भी 2 प्रकार के पढ़ लिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार भी आपने 2 प्रकार के पढ़ लिए, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो इन दोनों की प्रकृति के आधार पे लवण की भी 3 प्रकृति होगी, या तो लवण अम्लीय होगा, या फिर लवण क्षारीय होगा, या फिर अम्ल क्या होगा, लवण
उदासीन हो। हम सामान्य भाषा में कह देते हैं कि लवण उदासीन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि लवण उदासीन हो। ये निर्भर करता है कि जो लवण बना है किस प्रकार के अम्ल और क्षार की क्रियाओं के द्वारा बना है। तो अभी हम देखते हैं लवण की प्रकृति। लवण की प्रकृति पहली स्थिति है जब अम्ल भी प्रबल अम्ल लिया जाए, प्रबल अम्ल लिया जाए और प्रबल क्षार लिया जाए, तब क्या होगा, ध्यान देंगे। प्रबल अम्ल का मतलब है जब किसी अम्ल को आप जल में विलय करोगे तो पूर्ण रूप से क्या होंगे, हाइड्रोजन धनायन में टूट जाएंगे, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे। प्रबल क्षार का मतलब है जब आप उसको जल में विलय करोगे तो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन में। इस स्थिति में क्या होता है, जब प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो तो उन पदार्थों के जो हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन है वो जब क्रिया करते हैं, लवण बनता है, उसमें हाइड्रोक्सिजन धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन पूर्ण रूप से एक दूसरे से क्रिया करते हैं। उस विलियम ने न तो हाइड्रोजन धनायन बचेगा और न ही हाइड्रोक्सिल ऋण आयन बचेगा, जल बन जाएगा उसका। तो न तो हाइड्रोजन धनायन बचेगा, इसका मतलब ये लवण अम्लीय भी नहीं है, और न ही हाइड्रोक्सिल ऋण आयन बचेगा विलियन के अंदर, इसका मतलब ये लवण क्षारीय भी नहीं है। तो न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है, तो इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन। शॉर्ट में कहें कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जब क्रिया करवाते हैं तो प्रबल अम्ल से हाइड्रोजन धनायन और प्रबल क्षार से बने हाइड्रोक्सिल ऋण आयन आपस में क्रिया करके पूर्ण रूप से जल बना लेते हैं और जो लवण बनेगा वो क्या होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण प्रबल अम्ल का उदाहरण लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, प्रबल क्षार का उदाहरण लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी क्रिया हो गई तो लवण बना NaCl सोडियम क्लोराइड बना और H2O जल बन गया। तो जितने भी हाइड्रोजन थे वो समस्त बने हुए हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। जो लवण बनेगा, जो हम नमक खाते हैं, वो प्रकृति से कैसा होता है, उदासीन। ठीक है ना, तो ये उदासीन लवण का उदाहरण है। एक और देखो, जब प्रबल क्षार ले लिया जाए, प्रबल अम्ल ले लिया जाए, दूसरी स्थिति अम्ल तो हो प्रबल और जो क्षार ले वो कैसे ले लें, दुर्बल, तब क्या होगा, आपने इस बीकर में अम्ल भी घोला है और क्षार भी। अम्ल तो बना लिया आपने प्रबल लिया है तो वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन धनायन बनेंगे वो पूरी रूप से वियोजित हो जाएंगे। और दुर्बल क्षार में आपने कोई जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें क्या होगा, पूरी रूप से वो विलय नहीं होगा और हाइड्रोक्सिल आयन कम संख्या में बनेंगे। समझाए ना, हाइड्रोक्सिल आयन तो है कम विलयन में और हाइड्रोजन धनायन है ज्यादा। तो जितने हाइड्रोक्सिल ऋण आयन है उतने ही हाइड्रोजन धनायन निश्चित क्रिया करके जल बना लेंगे, लेकिन इस विलयन में हाइड्रोजन धनायन की अधिकता थी। हाइड्रोजन धनायन अब भी कुछ शेष बच जाएंगे और हाइड्रोजन धनायन की उपस्थिति का मतलब क्या होगा, जो लवण बनेगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय। क्यों, मान लो उदाहरण के रूप में देखो, एक सामान्य हाइड्रोजन धनायन तो बने मान लो 5 और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन बने 3, तो इसमें से 3 हाइड्रोजन धनायन तो इसके साथ जल बनाने में खर्च हो गए, ये जल बन गया। लेकिन 2 हाइड्रोजन तो अभी भी इसके पास शेष बची हुई ना इस विलयन में, तो शेष बचे हुए इस कारण से जो है अम्लीय वातावरण ज्यादा होगा, तो लवण जो क्या होगा, वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। उदाहरण के लिए देखो, प्रबल अम्ल ले लिया आपने, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, ठीक है, और दुर्बल क्षार ले लिया, जैसे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, ये तो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा तो हाइड्रोजन धनायन ज्यादा बनाएगा समान मात्रा में। दोनों की समान मात्रा लेंगे तो हाइड्रोजन धनायन तो ज्यादा बन जाएंगे और ये पूरी रूप से वियोजित नहीं होगा, आधा घुलेगा आधा नहीं घुलेगा, ये अपने आयनों में तोड़ेगा तो हाइड्रोक्सिल ऋण आयन क्या होंगे, कम होंगे। तो ये लवण बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। तो आपने देखा इस विलयन में हाइड्रोजन धनायन ज्यादा है,
हाइड्रोजन धनायन अभी भी शेष बचे हुए हैं, उस हाइड्रोजन धनायनों की अधिकता के कारण अम्लीय वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो कैसा होगा? प्रकृति से अम्लीय होगा। जो आपने अम्ल लिया है वो तो है दुर्बल। अम्ल तो क्या लिया आपने? दुर्बल लिया है, ठीक है। और जो क्षार लिया है वो लिया है आपने प्रबल। क्षार कैसा लिया आपने? प्रबल। और इससे लवण और जल बनेंगे। यहां पे क्या होगा? अम्ल दुर्बल लिया है, उस स्थिति में क्या होगा कि जैसे पूरी रूप से वियोजित नहीं होगा और हाइड्रोजन धनायन क्या होंगे? कम होंगे। हाइड्रोजन धनायन क्या होंगे? कम। और क्षारक आपने प्रबल लिया है, क्षार आपने प्रबल लिया है, तो उसको जल विलय करोगे तो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे। उस स्थिति में जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे, अधिक होंगे। तो जब इनकी क्रिया होगी तो जितने हाइड्रोजन धनायन थे उतने हाइड्रोक्सिल तो खर्च हो गए जल बनाने में, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है, तो जितने ज्यादा थे, मान लो इनकी संख्या 10 है और इनकी संख्या 15 है, तो 10 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोक्सिल आयन क्रिया करके जल के अणु बना देंगे। लेकिन 5 हाइड्रोक्सिल आयन अभी भी इसके पास ज्यादा है ना, तो इसका मतलब जहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होगी, पीएच स्केल में पढ़ा है, वो विलीन कैसा होगा? क्षारकीय होगा। तो जो लवण बनेगा वो कैसी प्रकृति का होगा? क्षारकीय प्रकृति का होगा। तो 3 रूप में आए, ऐसे उदाहरण देखते हैं। दुर्बल अम्ल ले लिया, मान लो एसिटिक अम्ल ले लिया CH3COH, और क्षारक प्रबल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी क्रिया से ध्यान देंगे, इस OH, इस हाइड्रोजन और इस OH से तो बन गया जल। क्या बन गया? जल। और जो लवण बना CH3CONA, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। यहाँ पे आपने क्या देखा? ये प्रबल था, तो हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो यहाँ जो लवण बनेगा वो कौन सी प्रकृति का होगा? क्षारकीय प्रकृति का होगा, क्योंकि कौन सी ज्यादा है संख्या में? हाइड्रोक्सिल ऋण आयन ज्यादा है। कहने का मतलब जो चीज प्रबल है लवण उसी प्रकार का बनेगा। अम्ल प्रबल लिए, क्षार दुर्बल लिए, तो लवण अम्लीय प्रकृति का बनेगा। समझ आए ना? अपने क्षार प्रबल लिए और अम्ल दुर्बल लिए, तो जो लवण बनेगा वो क्षारकीय प्रकृति का। समझे? और दोनों ही प्रबल है तो क्या बनेगा? उदासीन बनेगा।